हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स विजय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज हम स्टार्ट करने वाले ज्योमेट्री। बता देना चाहते हैं कि आपको इसमें ज्योमेट्री की कंप्लीट थ्योरी मिलने वाली है विथ प्रूफ। ठीक है ना। जितने भी थ्योरम होंगे आपको मैं उसको प्रूफ करके दिखाऊंगा ताकि आपको वो अच्छे से और अधिक समय तक याद रह सके। ठीक है ना। जब किसी बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो तो वो या खुद से सॉल्व करो तो आपको अच्छे से याद रहेगी। ठीक है ना। इसलिए आप वीडियो को पूरी इसमें जितने भी 7-8 पार्ट बनेंगे ज्योमेट्री के, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन कंप्लीट एक ही में मिक्स होगा मेरा, तो उसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है ना। चलो तो हम स्टार्ट करने वाले हैं 0 टू एकदम पूरे हाई लेवल तक ज्योमेट्री के लिए। तो भाई ज्योमेट्री में बात करें तो सबसे स्टार्टिंग होता है हमारा बिंदु से, पॉइंट से। ठीक है ना। बात करते हैं पॉइंट। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे आपको फैक्ट मिलने वाले हैं, इसलिए एक छोटी भी बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे पॉइंट के बारे में बता दें, जो बिंदु होता है, बिंदु क्या होता है भाई? वैसे तो डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ते आया हुआ है कि जो बिंदु वो है जिसमें न तो लंबाई होती है, न तो चौड़ाई होती है, न तो मोटाई होती है। ठीक है ना। ना तो लेंथ होती है, न तो ब्रेथ होती है, न तो हाइट होती है, थिकनेस कुछ नहीं होती है। वो क्या होता है? पॉइंट होता है। बट एसएससी के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन नहीं दिया जा सकता। ये क्या है? नॉट डिफाइन है। ठीक है ना। एसएससी के अकॉर्डिंग नॉट डिफाइन है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि बिंदु वह सर्किल है, वृत्त है जिसकी रेडियस जीरो होती है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताओ कि ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी सर्कल ड्रॉ करना पॉसिबल है जिसका रेडियस ही जीरो हो? नहीं पॉसिबल है ऐसा। ठीक है ना। हम बस बिंदु पॉइंट का यूज किस लिए करते हैं? हम अपने जैसे पेपर पर उसका लोकेशन बताने के लिए करते हैं। ठीक है ना। हम केवल पॉइंट का यूज लोकेशन बताने के लिए करते हैं। एसएससी के अकॉर्डिंग ये नॉट डिफाइन है। ऐसा कोई सर्किल ही नहीं बन सकता जिसकी रेडियस जीरो हो। ये इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको बोला जाता है एसएससी ने कि ये नॉट डिफाइन है। ठीक है ना। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसकी ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, ना तो मोटाई हो। अगर ऐसा कुछ भी है तो वो दिखेगा नहीं। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई कुछ नहीं हो, वो दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। तो ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई हो ही नहीं हो। इसलिए इसको बोला गया है कि जो पॉइंट है वो नॉन डिफाइन है। ठीक है ना। वो डिफाइन नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा, जो पॉइंट होता है वो, उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है। ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है, देख लीजिएगा उसको, कि दो पॉइंट से हम केवल और केवल एक रेखा खींच सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हों, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो इससे आप केवल एक और एक रेखा खींच सकते हैं, दूसरी रेखा नहीं खींच सकते। तीन या अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं यदि वे एक ही रेखा पर हों। जैसे यहाँ पर एक, दो और तीन, ये अगर एक लाइन में होंगे तो ये संरेख कहे जाएंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इसका फिगर देख लीजिएगा आप, ये। ठीक है। अच्छा, मैं और बता देना चाहता हूँ कि इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है। ठीक है ना। तो आप वीडियो को देख के उसकी थ्योरी समझ सकते हो, और बराबर याद रखने के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। चलो अगली बात देखते हैं हम। जैसे इसमें अगली बात बोला गया है कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, उसमें से देख सकते हो चार या चार से अधिक बिंदु एक वृत्तीय कहलाते हैं यदि इनसे एक वृत्त पे खोजा जाए, वृत्त होकर जाए। ठीक है ना। चार पॉइंट है, वो कौन साइक्लिक कब कहलाएंगे, एक वृत्ति कब कहलाएंगे? जब उनसे एक वृत्त खींचा जा सके। ये तो सिंपल सी बात है। चलो और कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम। कोई भी तीन असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं, वो हमेशा कौन साइक्लिक होते हैं? अगर कोई भी तीन असंरेख बिंदु है, जैसे मान लो आप यहाँ पे ले लो, आप यहाँ पे पॉइंट ले लो, एक सेकेंड, हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लेते, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं एक सर्किल जरूर बना रहा होगा। ठीक है ना। तो तीन अगर पॉइंट है, अगर वो एक लाइन में नहीं है तो सर्किल जरूर बनाएंगे। ठीक है। चलो अभी हम बात कर लेते हैं वन डायमेंशनल की। वन डायमेंशनल की स्टार्टिंग जो होती है वो कहाँ से होती है भाई? रेखा से होती है, लाइन से होती है। लाइन क्या है? जिसमें दो नॉन एंडिंग पॉइंट हो। क्या हो? दो नॉन एंडिंग पॉइंट हो या दो नॉन एंड हो। ठीक है। ये जो रेखा होती है, लाइन होती है, इधर के तरफ और इधर के तरफ ये बढ़ती जाती है। ठीक है। इसको डिनोट कैसे किया जाता है आप देख सकते हो यहाँ पे।
रेखा पी क्यू को जो ब्रैकेट में लिखा गया है पी क्यू लिख के, यहाँ पे पी क्यू लिख करके इसके ऊपर ऐसे बना दिया जाता है। इसको डिनोट करने का तरीका ये है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट भाई जो होता है वो रेखा का एक टुकड़ा होता है, लाइन का एक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे आपके पास ये लाइन है, इस पर हम दो पॉइंट यहाँ पर दिखा दिए ए और बी, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे करते हैं? एक मिनट, यहाँ पे ये गलती दिया हुआ है। लाइन सेगमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, केवल पी और क्यू को केवल ऐसे एक लाइन जैसा, ठीक है, एक रेखाखंड जैसा, एक सेगमेंट जैसा होता है। जैसे जो भी हम यहाँ पे रेखाखंड बोल रहे हैं, लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं या लाइन बोल रहे हैं, तो जैसा उसका फिगर बनता है वैसा ही पी क्यू के ऊपर लिखा जाता है। रे क्या होती है भाई? रे क्या होती है? जैसे सन रे, ठीक है ना। सन रे क्या होती है? सन से स्टार्ट होती है और हमारे अर्थ तक आती है। अगर बीच में अर्थ ना पड़ती तो ये और आगे तक चलती जाती और जाती भी है, ठीक है ना। वही बात यहाँ पर भी है। रे क्या होती है? इसमें एक एंडिंग पॉइंट होता है और दूसरे तरफ ये इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। पैरेलल लाइन क्या होती है? जिसके बीच में गैपिंग परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बराबर रहता है, ठीक है ना। दो पैरेलल लाइन कब होंगी? जब इनके बीच में ये जो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहे, ठीक है। ये छोटी छोटी 8-10 डेफिनेशन है, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, उसके बाद हम मेन थ्योरी पे आएंगे जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद चलो अगला पॉइंट है हमारा, यहां से देख लो कि अगर एक लाइन पर दो समान एंगल बनाए जाएं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, तो ये जो दोनों लाइन होंगी ये क्या होंगी? पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी, ठीक है। चलो अगला हमारा पॉइंट है, ये तो बेसिक सी बातें हैं। हम आते हैं 2 डायमेंशन में, और 2 डायमेंशन के बाद 3 डायमेंशन और भी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारे के सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट होते चलेंगे, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं 2 डायमेंशन की। भाई 2 डायमेंशन में जैसे पहला जो स्टार्टिंग होता है एंगल, ठीक है ना। 2 डायमेंशन मतलब दो साइड रहेगी, द्विविमीय जिसे बोला जाता है 2 डायमेंशन। तो इसमें हमारे पास दो विमाएं रहेंगी, मतलब दो साइड रहेंगी। जैसे पहला इसमें है एंगल। एंगल क्या होता है भाई? जैसे एक रे ये है, ठीक है, इसका ये एंडिंग पॉइंट होगा। दूसरा रे ये है, इसका एंडिंग पॉइंट ये होगा। जब ये दोनों एंडिंग पॉइंट एक ही जगह मीट करें, कहने का मतलब एक रे ये है, उसकी एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है, और दूसरी रे ये है, उसके भी एंडिंग पॉइंट यहीं पर है, तो ये जो होता है एंगल बन जाता है, ठीक है। वही बात इस डेफिनेशन में दी गई है कि यदि दो रेखाखंड, इफ टू लाइन सेगमेंट और रेज, इनकी जो एंडिंग पॉइंट होती है वो एक ही जगह पर हो, ठीक है ना, तो इस तरह से जो एंगल, जो भी आकृति बनती है वो कोण कहलाती है, एंगल होती है। अच्छा, इसके पीडीएफ में फिर से बता देता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है ना। आप इंग्लिश वाला डाउनलोड करना चाहो इंग्लिश वाला डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी वाला चाहो तो हिंदी वाला डाउनलोड कर सकते हो। उसमें मैंने दोनों पीडीएफ डाली हुई है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप और आपका यूट्यूब चैनल, फेसबुक, सब एक ही नाम से है, मैथ्स विद जय सिंह, ठीक है ना। आप टेलीग्राम में जाके सिंपली सर्च कर सकते हो। चलो, अच्छा, एंगल को लिखा कैसे जाता है ये भी एक छोटा सा पॉइंट होता है। कभी कभी के बच्चे गलती कर लेते हैं। जैसे हमें ये वाला एंगल दिखाना है, तो ये जो बी वर्टेक्स आ रहा है, जो शीर्ष आ रहा है, ये बीच में होना चाहिए। जैसे एंगल ए बी सी इसे बोल सकते हैं, या एंगल सी बी ए बोल सकते हैं। यहाँ पे बी एंगल बन रहा है, तो बी वाला नाम जो है यहाँ पे बीच में होना चाहिए। ये लिखने का इसका तरीका होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल, भाई साहब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 से ज़्यादा होता है और 90 से कम होता है। जैसे यहाँ मतलब एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से बड़ा होता है और जो 90 से छोटा होता है, ठीक है ना। जो एक्यूट होगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, और जो एक्यूट होगा वो 90 से छोटा होगा, ठीक है ना। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एंगल होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। जैसे एंगल ए जो होगा वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो ये एक्यूट एंगल होता है, ठीक है ना। चलो अगली बात हम देख लेते हैं इसमें। दूसरा दूसरा हमारा कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा हम देख लेते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत बड़े नहीं है ये।
इसे आप सिंपली देख सकते हो। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा लेकिन 180 से कम रहेगा, तो वो उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। 90 से ज़्यादा और 180 से कम। स्ट्रेट एंगल कब होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल, भाई एक स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल मतलब एक सीधी रेखा, और सीधी रेखा पर आपको पता है कि 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल होता है। उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो रिफ्लेक्स हो जाता है मतलब प्रतिवर्ती हो जाता है, मुड़ जाता है वापस। ये जो होता है ये 180 होता है। ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है सीधी 180 जाती है, लेकिन 180 से जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये रिफ्लेक्स एंगल होता है, और 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है वो रिफ्लेक्स एंगल बनता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल के बाद हमारा आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जो 360 डिग्री का बनता है। और कंप्लीट एंगल को हम बोलते हैं संपूर्ण कोण, ठीक है ना। संपूर्ण है, संपूरक नहीं है, याद रखना। संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे टर्म्स जो एंगल से रिलेटेड है। एंगल से कौन कौन से टर्म रिलेटेड है, देखो यहाँ पे केवल डेफिनीशन की बात की गई है, इसलिए मैं केवल डेफिनीशन बता रहा हूँ। अभी अभी जो प्रूफ करने वाला होगा उसमें एक एक पार्ट को मैं प्रूफ करूंगा, ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। और आप उसका फॉर्मूला ना भी याद रखोगे तो केवल बेसिक उसकी थ्योरी जानते रहोगे तो भी एग्जाम में लगा सकते हो, ठीक है ना। जियोमेट्री में हर एक बात की फॉर्मूला याद करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आप उसकी पहले कंप्लीट बेसिक थ्योरी देखिए, उसके बाद आप उसका शॉर्टकट करिए। जितने आप फॉर्मूला याद कर सकते हो उतना ही बेटर होगा। बट जिसका फॉर्मूला नहीं याद हो पा रहा है वो उसको तो बेसिकली समझना पड़ेगा। वैसे बेसिक सबको समझना चाहिए। यहाँ पे जो एंगल से रिलेटेड 3-4 टर्म होते हैं उसको जल्दी जल्दी फटाफट हम देख लेते हैं कौन कौन से टर्म होते हैं मेरे भाई। कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पूरक कोण। पूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण, एंगल ए और बी, मैंने मान लिया कि दो कोण एंगल ए और बी हैं, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो तो इसे क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि 40 का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 40 का कंप्लीमेंट्री 50 होगा। कभी कभी बोल देता है कि 4x-5 एंड 3x-2, ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल अगर होंगे ये दोनों, तो इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ से हम x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री सम होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, समपूरक कोण, ठीक है ना। समपूरक कोण क्या होता है मेरे भाई, समपूरक कोण में जो दोनों कोण होता है उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। एंगल ए प्लस बी का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री। एक एंगल आपका अगर 50 डिग्री है तो दूसरा जो एंगल होगा 130 होगा। एक एंगल आपका अगर 140 डिग्री है तो दूसरा वाला एंगल 40 डिग्री होगा। ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे आएंगे वैसे वैसे हमारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते जाएंगे, इसलिए आप सब कुछ कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट थ्योरी चाहिए तो आपको इसको देख सकते हो। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, आसन्न कोण। एक दूसरे से लगे हुए जो कोण होते हैं वो आसन्न कोण कहलाते हैं। या तो बोला जाए कि जिनमें एक साइड कॉमन हो, ठीक है ना। ऐसे दो कोण जिनमें एक साइड कॉमन हो, जैसे ये हमारा है, एक एंगल है, बीच में मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, तो एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल ऊपर बन रहा है, और इन दोनों में ये वाली साइड जो है हमारी कॉमन है, तो ये बोले जाएंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। ये बोले जाएंगे एडजेसेंट एंगल। जैसे आपका एक ये है, एक ये है, और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो एक एंगल नीचे बनेगा, एक एंगल ऊपर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी, जैसे यहाँ पे मान लो इसको, ये एंगल ए है ये बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का कोई बाउंडेशन नहीं है कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए। बट ये दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो ये हो जाता है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब ही समझ जाना चाहिए आपको, लाइन। लाइन मतलब एक रेखा, रेखा का मतलब लीनियर पेयर, ठीक है ना। ये एक लाइन बन गई आपके पास। अभी भी ये भी वही है, एडजेसेंट एंगल ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसका जो सम हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है, तो इसका एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। बाकी इसको हम बोल सकते हैं कि ये भी एडजेसेंट है, बट 180 डिग्री होने के वजह से इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया है लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो लीनियर पेयर को हम याद रखेंगे, लाइन बनेगा, और लाइन का मतलब 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल मतलब आसपास सटे हुए एंगल, ठीक है, जिसमें एक साइड आपकी कॉमन होती है, ठीक है।
चलो, उसके बाद हमारा आता है टर्म जो एंगल से रिलेटेड है, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट मतलब वर्टिकल के अपोजिट। वर्टिकल मतलब होता है जो कटता है, ठीक है ना, जो कटान बिंदु होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो वर्टिकली अपोजिट का मतलब ये एक एंगल है, उसके अपोजिट में एंगल ये वाला है। एक एंगल इधर बन रहा है, उसके अपोजिट में एंगल इधर बनेगा, ठीक है ना। ये वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना। ये जितने भी एंगल है उस सारे के सारे उसको मैं इसमें बता देता हूं, ताकि आपको अच्छे से ये सारी बातें क्लियर हो सके कि कौन सा एंगल कहाँ पे बनता है और कैसे बनता है और कितना होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो, यहाँ पे दिया गया है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। ये मैंने आपको बात बता दी हुई है। परपेंडिकुलर क्या होता है मेरे भाई? परपेंडिकुलर क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंब पे काटती हैं तो उस पे 90 डिग्री बनता है, और 90 डिग्री का मतलब होता है लंब, ठीक है ना। हम यहाँ पे ये बात समझेंगे, याद रखेंगे कि 90 डिग्री का मतलब होता है लंब। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? यहां से आपका कंस्ट्रक्शन आ जाता है, रचना, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जैसे ये एक लाइन है, इसको आप आधा आधा बांट दो। ऐसी लाइन जो ए बी को आधा आधा बांट दे, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाए, और यहाँ पे 90 डिग्री भी बनाए, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। और मेरे भाई याद होगा तो आप लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते थे, मैं उसको भी बता देता हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ किया जाता है, जैसे एक लाइन ए बी है आपके पास, और बोल दिया 8 सेंटीमीटर का है, 8 या 9 10 कुछ भी कर लो। आपके पास एक लाइन ए बी है जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, आप इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करो या बाइसेक्ट करो। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते थे कि जो प्रकार होता था, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन वाला, रचना करने वाला, उसमें हम आधे से दूरी, इससे अधिक दूरी फिल कर लेते थे, और क्या करते थे, यहाँ पर ए पर रख कर उसका नुकीला वाला भाग इधर एक आर्क बनाते थे, एक इधर आर्क बनाते थे, फिर बी पर रखकर एक इधर आर्क बनाते थे, एक इधर आर्क बनाते थे, और ये जो कट कर रहा है इसको हम मिला देते थे, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता था, और इसे हम बोलते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। यहाँ पे दो तीन बातें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक लाइन को एक दूसरी लाइन जब बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलर होती है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला हम पॉइंट देख लेते हैं, लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों अंत बिंदु से समदूरस्थ होते हैं। मतलब यहाँ वाला और यहाँ वाला इक्वल होता है, ठीक है। चलो आगे हम पॉइंट पे देख लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और एंगल बाइसेक्टर कैसे बनता है, वो भी आपको अच्छे से अगर याद होगा तो आप यहाँ से समझ सकते हो। जैसे ये हमारे पास एंगल है 50 डिग्री का, इसको हमें बाइसेक्ट करना है तो वो आएगा 25 एंड 25 का, ठीक है। बट ये बाइसेक्ट कैसे होता है? यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसी रेखा जो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर दे, तो ये जो है हमारा बाइसेक्टर कहलाएगा। ये जो है हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। चलो, तो इसको हम कैसे बाइसेक्ट करते थे वो हम यहाँ पे जान लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे हम बाइसेक्ट करते थे। चलो, हमारे पास कोई एंगल है 80 डिग्री का। कितने डिग्री का है ये? 80 डिग्री का। इसको बाइसेक्ट करना होता था तो हम प्रकार में कुछ एक आर्क लेकर के हम ऐसे ही एक सर्किल बना लेते थे, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटर मान करके एक हम सेमी सर्किल ड्रॉ करते थे। फिर क्या करते थे, यहाँ से रख कर एक इधर आर्क बनाते थे, फिर जिस एंगल को बांटना है वहां से रख करके एक इधर आर्क बनाते थे, और इस लाइन को मिला देते थे। ये हमारा क्या होता था? एंगल बाइसेक्टर। ये हमारा क्या हो जाता था? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। कैसे बनाया जाता था? जैसे हमें इस एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है तो एक आर्क बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ से रख के, फिर यहाँ से रख के एक आर्क काटेंगे, फिर यहाँ से रख के एक आर्क काटेंगे, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि आपको इस वाले एंगल को और इसका इसका बाइसेक्ट करना है, इधर बीच में कहीं ड्रॉ करना है, तो कैसे करोगे? उसी डिस्टेंस से एक यहाँ पे रख करके एक इधर आर्क काटेंगे, और यहाँ पे रख कर एक इधर आर्क काटेंगे, और इसको मिला देंगे, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर इक्वल उसको पार्ट में काटते हैं।
ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है? जो एक रेखा, यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं बना देता हूँ। तिर्यक रेखा क्या होती है? एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, उसको कोई लाइन कट कर रही है, तो ये जो होगी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ठीक है ना। ये जो है टी होगी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। ये देखो, आप दो रेखाओं एल और एम को अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है। ठीक है। तो ये होती है हमारी तिर्यक रेखा। ठीक है। अब तिर्यक रेखा में बहुत सारे कोण बनते हैं। जैसे एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो उसमें बहुत सारे एंगल बनते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं उससे पहले ही मैं इसको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, और जो क्यू है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ये जो क्यू है ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर चार एंगल बन रहे हैं, एक दो तीन चार, और नीचे भी एक दो तीन चार, चार एंगल बन रहे हैं। टोटल मिलके 8 एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग के एंगल क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग की बात करें तो संगत कोण, हिंदी में अगर बात करें तो संगत कोण। संगत कोण कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? संगत कोण देख लेते हैं हम यहाँ पे। संगत कोण या तो बोले तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? देख लो यहाँ पे। ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ठीक है ना, ऊपर वाला अपने साथ है। एंगल 1 और एंगल 5 ये इक्वल होते हैं। और इक्वल कब होते हैं? एक सेकेंड, मेरा स्क्रीन थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा है। एंगल 1 और एंगल 5 तब इक्वल होंगे जब लाइन जो है, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो एंगल इक्वल नहीं होंगे, लेकिन नाम वही रहेगा, नाम संगत कोण ही रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही रहेगा। बस इक्वल तब होंगे जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है। चलो, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। और कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है? ये नीचे वाला इस नीचे वाले के इक्वल होगा। ठीक है। ये ऊपर वाले के इक्वल होगा। ये नीचे वाला इस नीचे वाले के इक्वल होगा। ठीक है। ये होता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बाद उसके बाद कौन सा होता है मेरे भाई? उसके बाद होता है वर्टिकली अपोजिट। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है। 5 जो होगा 7 के इक्वल होगा। एंगल 6 जो होगा एंगल 8 के इक्वल होगा। ये वर्टिकली अपोजिट होता है। उसके बाद होता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। ठीक है ना भाई। ये एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण देखो दो तरह के होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, और एक्सटीरियर एंगल, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है ना। यहाँ पर दो तरह से कोण होंगे, हम दोनों को देख लेते हैं। देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन कब? जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट एंगल पहचानने का दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे जहां पर भी जेड बनता है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो, ठीक है ना, ये बेस नीचे वाली लाइन और ये ऊपर वाली लाइन अगर पैरेलल हो, तो ये जो मुड़ता है, जैसे यहाँ पर ये मुड़ रहा था और इधर जेड जाएगा तो यहाँ पे मुड़ रहा था, तो ये जो जेड बनता है इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, अल्टरनेट एंगल बनते हैं। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे आने पे 3 बन रहा है और इधर जाने पे 5 बन रहा है। तो अल्टरनेट एंगल में कौन कौन से इक्वल होते हैं? 3 और 5। ठीक है ना। यहाँ पे एक उल्टा भी जेड बन रहा है, ऐसे आकर के ऐसे। ठीक है ना। तो ये 4 वाला और ये 6 वाला देखिएगा आप ध्यान से। यहाँ पे एक बार मुड़ा तो अंदर 4 आ रहा है और इधर मुड़ा तो अंदर 6 आ रहा है। तो ये भी अल्टरनेट एंगल होते हैं, लेकिन ये इंटीरियर अंदर वाले एंगल होते हैं। ठीक है ना। मैं अभी आपको एक ही बार सबका नाम और वो दिखा देता हूँ, आप फिगर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका नाम भी मैं दिखा देता हूँ अभी। ठीक है ना। उसके बाद देखो, एक्सटीरियर एंगल भी होता है मेरे भाई। एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 1 और 7, 2 और 8, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। दूसरा बात देखो, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मतलब अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे कहने का मतलब है कि एंगल 4 और जो एंगल 5 होंगे वो कितना होगा मिलाकर के? 180 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 6 मिलके कितना होगा? 180 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके, ये अंतः कोण है, एक साइड जो बने हुए अंतः कोण है उनका योग कितना होता है? वो 180 डिग्री।
तो आप इस फिगर का ले सकते हो स्क्रीनशॉट, तो ले लो। उसके बाद मैं इसका नाम दिखा देता हूँ कि ये पूरे कितने दिए हुए थे, ठीक है ना। ये दिए हुए थे आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। दूसरा, अगर आप इसका साथ साथ नोट्स बनाते चलो, खुद से लिखते चलो तो और बेटर होगा, ठीक है ना। एक का अंतर कोण, अंतर और बाय दोनों बराबर होते हैं, 3 वाला 5 के, 4 वाला 6 के, 2 वाला 8 के और 1 वाला 7 के, ठीक है ना। और अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। 3 नंबर पॉइंट जो है हमारा, अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। और आगे देखो, अंतः कोणों का जो अर्धक होता है वो 90 डिग्री पे बनता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती होगी तो आप आ जाना जरा स्क्वायर में। स्क्वायर में ये जो डायगोनल होता है वो कितना होता है मेरे भाई, इसको 45-45 पे बांटता है, ठीक है। ये भी स्क्वायर है, वर्ग है, इसमें मतलब ये भी विकर्ण है आपका, सॉरी कर्ण है, एक मिनट, डायगोनल है आपका, ये भी विकर्ण है, ये भी 45-45 पे बांटता है। लेकिन ये खुद पे यहाँ पे कितने डिग्री पे बढ़ता है, 90 डिग्री पे। तो वही बात यहाँ पे भी बोली गई है कि अगर दो पैरेलल लाइन हो, ठीक है, उसको एक लाइन कट कर रही हो, तो यहाँ पे और यहाँ पे दो अंतःकोण बनेंगे। इन अंतःकोणों का अगर समद्विभाजक अगर यहाँ पे मिले तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। चलो, उसके बाद बोला गया है कि अंतःकोणों का अर्धक जो होता है वो आयत बनाता है। जैसे ये जो चारों एंगल होते हैं, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, एक सेकेंड। ये एक पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है। इसका कोण अर्धक, इसका कोण अर्धक, इसका कोण अर्धक और इसका कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर जो करेंगे ये क्या बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा मेरे भाई, रेक्टेंगल आयत बनाता है, ठीक है ना। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देते रहिएगा। उसके बाद देखना यहाँ पे, यदि तिर्यक रेखा लंब हो तो अंतःकोणों का अर्थक वर्ग बनता है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि अगर ये दोनों लाइन, एक सेकेंड, ये दोनों लाइन अगर लंब हो तो इसका एंगल बाइसेक्टर करोगे तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, और चारों बराबर होंगे तो ये एक वर्ग बनाएगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे थोड़ा सा। हाँ, ये वाला बात तो याद रखिएगा कि अगर दो पैरेलल लाइन हो, ठीक है, उसमें एक इधर से मिलाया हो, एक इधर से मिलाया हो, तो इसका और इसका जो सम होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है ना, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। और ये कैसे हम प्रूफ करते हैं, बीच में एक सेकेंड, बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अगर ऊपर वाला एक्स है, मैं यहाँ पे फिर से प्रूफ करके इसको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइएगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद देखना, अगर हम बीच में एक और लाइन ड्रॉ कर दे खुद से, तो आप बताना कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तीनों पैरेलल हैं, ठीक है ना। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर ऊपर वाला एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जेड बन रहा है, ठीक है। अगर ये वाई है तो यहाँ भी वाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ का एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा टोटल, एक्स प्लस वाई। वही बात यहाँ पे फिगर में बोला गया है, ठीक है ना। ऐसे इसको प्रूफ किया जाता है। एंगल की माप आप लोगों को पता है कि एंगल कैसे मापा जाता है, बहुत सारे सिस्टम है, आप उसका पढ़ सकते हो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ। जो पॉलीगन होते हैं वो कितने तरह से होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में क्या होता है भाई, यदि किसी बहुभुज के पॉलीगन के प्रत्येक कोण 180 से छोटा हो, मतलब कोई भी एक एंगल 180 से बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो जब तक 180 से छोटा रहेगा तो वो क्या होगा, उत्तल बहुभुज होगा, कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है ना। और कनकेव पॉलीगन क्या होता है, यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 से ज्यादा हो, अगर एक कोण 180 से ज्यादा हो गया तो अवतल हो जाएगा। अवतल का मतलब अंदर धसा हुआ दिखेगा, ठीक है ना, ठीक है। चलो उसके बाद आता है हमारा रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब समबाहुभुज। समबाहुभुज मतलब चारों जितनी भी भुजाएं हो सब बराबर होनी, चारों नहीं, जितनी भी भुजाएं हो, जितनी भी साइड्स हो वो इक्वल होना चाहिए, तो वो क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन में आपका आता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल,
वर्ग मतलब स्क्वायर, और समपंचभुज मतलब पेंटागन, समषष्ठभुज मतलब हेक्सागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, इतने सारे बहुत से सारे गन आते हैं। ठीक है, तो ये सब होते हैं क्या, बहुभुज। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं और कि जैसे समबाहुभुज आपका बन रहा है तो सारे एंगल इक्वल होंगे, इंटीरियर एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे बात करें कि त्रिभुज में जो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें अंदर वाले एंगल सारे के सारे 60 डिग्री होते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। पेंटागन में क्या होता है कि सारे के सारे कितने होते हैं, 108 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे चलता है, मैं उस सब का फॉर्मूला भी लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है ना। नॉन रेगुलर पॉलीगन में कोई भी ठीक नहीं है इसमें कि क्या साइड होगा। ठीक है ना, साइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात इसमें होती है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है। जैसे आप पहला वाला फिगर देख सकते हो यहाँ पे, कि सबसे बड़ी साइड ये वाली है तो उसके सामने वाला एंगल जो होगा सबसे बड़ा होगा, और जो दूसरे नंबर लंबाई पे रहेगी उसके सामने वाला कोण दूसरे नंबर पर होगा, जो सबसे छोटी भुजा होगी उसके सामने जो होगा सबसे छोटा कोण बनेगा। ठीक है ना। ये होता है हमारा नॉन रेगुलर पॉलीगन, विषम बहुभुज जिसमें भुजाएं बराबर न हो। ठीक है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होता है भाई, जो दो आमने सामने वाले शीर्षों को जोड़ता है, या दो बोले तो जो दो नॉन कंजुगेटिव मतलब पास वाले को छोड़ करके दूसरे को जोड़े। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई एक आकृति है, या पता नहीं कौन सी आकृति है। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ वाले को इससे जोड़े, यहाँ वाले को इससे जोड़े, यहाँ वाले को इससे जोड़े, तो ये क्या होता है, विकर्ण होता है। ठीक है ना। जैसे आपको मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है, तो ये जो होगा क्या होगा, हमारा डायगोनल होगा। ये भी एक आकृति है, तो इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, और इससे ऊपर नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, और बस इतना, और इससे ये मिलेगा, ये पहले से मिला हुआ है, इससे ये, तो ये जितने भी शीर्ष को जोड़ा जाता है वो क्या होता है, विकर्ण होता है। ठीक है ना भाई। बस अपने पास वाले को छोड़कर, अगल बगल वाले को छोड़कर, मतलब कंसेक्यूटिव शीर्ष को छोड़ करके बाकी जितने भी शीर्ष को, वर्टेक्स को आप मिलाओगे वो डायगोनल बनाएगा। ठीक है। चलो अगला हमारा पॉइंट है इसमें, आ जाते हैं यहाँ पर कि जितने भी हमारे पॉलीगन बनते हैं, ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगन के लिए ये बात किया गया है, सभी अंतःकोणों का योग, जैसे यहाँ पे तो बोला गया है कि सभी अंतःकोणों का योग, ये रेगुलर या नॉन रेगुलर सबके लिए है। इंटीरियर एंगल का जो सम होता है n-2 ब्रैकेट ऑफ पाई होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है n-2 इंटू पाई। ठीक है ना। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 2 पाई। ठीक है ना। अगर हम बात करें रेगुलर पॉलीगन में ईच एंगल कितने का होगा, ईच इंटीरियर एंगल कितने का होगा मेरे भाई, ये n-2 पाई जो होता है टोटल सम होता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई n कर देंगे तो एक एंगल आ जाएगा। ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल जो होता है टोटल 2 पाई का होता है, अगर एक एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो 2 पाई बाई n हो जाएगा। ठीक है। पॉलीगन में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन। पॉलीगन में विकर्णों की जो संख्या होती है ये क्रमचय वाले फॉर्मूले से, कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से लिखा गया है, nc2 माइनस n। ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला ये आता है nn-3/2। ठीक है ना। nc2 माइनस n, nc2 क्यों लिखा गया है वो भी आप देख लो, मैं उसको भी समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, आपको इससे डायगोनल बनाने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल। आपके पास 6 पॉइंट है, तो 6 में से कोई 2 लेकर के बनाओगे, n में से कोई 2 लेकर बनाओगे तो वो विकर्ण होगा। बट विकर्ण की ये परिभाषा थी कि जो बगल वाले होते हैं उसको लेने पर विकर्ण नहीं बनेगा। ये जो होती है साइड होती है। विकर्ण कैसे बनते हैं, इसको मिलाएंगे तो इसको मिलाएंगे तो इसको मिलाएंगे तो इसको मिलाएंगे तो बनेगा। ये जो बगल वाले होते हैं उसको मिलाने पर नहीं, जो साइड होती है उसको हमें हटाना पड़ेगा, इसको हम विकर्ण नहीं कहते हैं। ठीक है ना। तो वही किया गया यहाँ पे nc2 माइनस n।
ठीक है। चलो भाई साहब, इसका अगर हमें क्षेत्रफल कह रहे हैं कि ये जो ABCDEF है, इसका अगर हमें छो एंगल का सम बताना है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? कुछ नहीं होगा मेरे भाई। यहां पर क्या किया गया है आपको बस देख लेना कि एक त्रिभुज ये है, इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। दूसरा त्रिभुज ये है, इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कुल मिलके कितना हो गया? 360 डिग्री। और मैं एक सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूं, जिसको आप अभी लिख कर याद कर रहे थे, ये वाला पहला वाला, कि सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? n-2 पाई। मैं इसको ओरली याद करना बता देता हूं कि कैसे याद करेंगे। भाई साहब, जब साइड आपके पास 3 होती है, मतलब ट्रायंगल, तब तो आपको पता होगा कि एंगल कितने का होता है? कितने का होता है? 180 डिग्री। जब आपके पास साइड 4 होती है, मतलब क्वाड्रिलेटरल, बात करें तो वर्ग आयत, ठीक है ना, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इन सब में बात करें तो चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होती है। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि यहां से 180 का टेबल स्टार्ट हुआ है या तो 180 ऐड किया गया है। तो जब 5 साइड होगी तो टोटल सम कितना होगा? 18 दूना 36। तो अब आएगा 18 तिहाई 54, ठीक है ना। ये जो हो जाएगा टोटल 540 डिग्री। जब आपके साइड 6 होंगी, मतलब हेक्सागन बनेगा, तो 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, तो 18 चौको 72, ठीक है ना। तो यहाँ पे 720 डिग्री आएगा। आपके पास जब साइड 7 होंगी तो यहाँ पे 18 दूना 36, 18 चौको 72 यहाँ पर आया, और 18 पच्चीस 90, मतलब इसका जो सम होगा 90, यानी 900 होगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो रहा है, ये जो इंटीरियर एंगल का जो सम आ रहा है वो इस तरह से कुछ होता है। आप इसको मैनुअली लिख सकते हो, ठीक है ना। बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। अब बात होती है इसमें कि इसमें जो होता है, पांचों जो शीर्ष दिख रहे हैं ABCD, इनका जो एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री आता है? ठीक है, इसके एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री आता है? इसके जो एंगल का सम जो होता है वो आता है आपके पास 180 डिग्री, ठीक है। अब वो कैसे आता है वो मैं बता देता हूं आपको। अगर ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये आपके पास कोई त्रिभुज है, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं पहले उसको बता ही देता हूँ। आपके पास एक कोई त्रिभुज है, अगर मैं इस साइड को और आगे बढ़ाऊं तो इधर जो बनेगा एक्सटीरियर एंगल बनेगा, बाह्य कोण, ठीक है। और इस बाह्य कोण का योग कितना होता है? ये दोनों दूर वाले जो एंगल होते हैं उसके सम के बराबर। जैसे ये x होता है, x की वैल्यू क्या होगी? इसके पास वाले को छोड़कर, इसको छोड़कर ये जो दोनों होते हैं इनके सम के बराबर होता है। तो वही कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लागू करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे लगाने वाले हैं। उसको देख लेना आप मेरे भाई। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, इसमें मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, ABCDE। तो यहाँ पे कर लेते हैं FGH, ये वाला I, ये वाला क्या होगा? J, ठीक है ना। तो अब एक बात बताना कि जो एंगल F है, एंगल F जो है किसका बाह्य कोण है? तो आपको ये दिखना चाहिए कि इस वाले त्रिभुज का बाह्य कोण है, ठीक है। इस वाले त्रिभुज का बाह्य कोण है, तो इसको छोड़ करके ये प्लस ये होना चाहिए, एंगल F की वैल्यू E+C होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से नाम लिख देता हूँ, DEFGHI और J, ठीक है ना। तो आप बताना एंगल F इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल E+C। ये जो बाह्य कोण है वो कितना होगा? इसको छोड़ करके ये प्लस इसके बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद बताना कि एंगल G कितना होगा मेरे भाई? एंगल G जो होगा, जैसे हम बात कर ले इस त्रिभुज में BDG में, ठीक है ना, BDG में जो एंगल G है ये बाय कोण होगा। G बाय कोण किसका होगा? इसको छोड़ करके B और D के बराबर होगा, ठीक है ना, B और D के बराबर होगा। तो जैसे मैं बात करूं त्रिभुज AGF में,
एंगल ए प्लस जी प्लस एफ का मतलब कितना होगा, तो आप बताओगे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज ट्रायंगल ए जी एफ में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब बताना एंगल ए है, एंगल जी का मतलब क्या है, बी प्लस डी, ठीक है ना, बी प्लस डी। एंगल एफ का मतलब क्या है, ई प्लस सी, ई प्लस सी। देखो ए बी सी डी ई कुल मिलके पूछ रहा था और कुल मिलके कितना आ गया, 180 डिग्री। तो ये बाह्य कोण की इसमें प्रॉपर्टी होती है और इसमें पांचों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 180 अंश होता है, ठीक है ना। चलो, ये तो मैंने बता दिया था कि ठीक है ना, कि प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है, n-2 पाई/n, ठीक है ना, अगर बहुभुज के लिए बात किया जाए तो। प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, 2 पाई/n, ठीक है ना। भुजाओं की संख्या पूछेगा तो वो तो घुमा लिया गया है, कुछ नहीं है। हाँ, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जैसे किसी भी हमें पॉलीगन की एरिया अगर हमें बतानी है, तो एरिया क्या होता है, ये n/4 a² cot 180 साइड, मतलब जितने भी नंबर आप साइड से रहेंगे n से डिवाइड कर लेंगे। जहां a क्या होती है, भुजा की लंबाई होती है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका देख लीजिएगा। ये अलग बात है कि हम हेक्सागन में कुछ और रूल लगा करके निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ऑक्टागन में इस और भी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है सभी बहुभुज पॉलीगन के लिए फॉर्मूला आपके पास दिया गया है, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एरिया होता है √3/4 a² होता है, वर्ग का आप लोग पता ही होगा। षष्ठभुज का क्या होता है, 3√3/2 a²। जो हेक्सागन होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना होता है, ठीक है ना। जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है, अगर आप इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा वो षष्ठभुज का क्षेत्रफल। चलो, ठीक है। चलो तो फिर मैं आगे बता देता हूँ इसमें। चलो 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 चलो, उसके बाद बहुभुज से संबंधित गुण, ये सब हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टी बाकी है, ठीक है। तो चलो, आप इतना बेसिक समझे। अभी अभी हमें पढ़ना है क्या, कितने टाइप्स के साइड्स वाइज ट्रायंगल होते हैं, उसके बाद एंगल वाइज कितने ट्रायंगल होते हैं, सारे के सारे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।